और चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात इकॉनमी के मोर्चे पर लगे झटके की। 2022 अक्टूबर दिसंबर तिमाही के जीडीपी आंकड़े आए हैं। ग्रोथ रेट 4.4% रही, जबकि पिछले साल तीसरी तिमाही में ये 5.4% रही थी। जीडीपी में आई कमी के पीछे मैन्युफैक्चरिंग की नेगेटिव दर के साथ कमर तोड़ महंगाई और मांग में आई कमी को बताया जा रहा है। इन आंकड़ों के क्या मायने हैं, बता रही हैं ईटी नाव की कंसल्टिंग एडिटर मैथिली भुसनूर मठ। आज शाम को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी के नंबर्स रिलीज किए। ये थर्ड क्वार्टर माने अक्टूबर से दिसंबर इस साल का और पूरे साल के आंकड़े के सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स उन्होंने रिलीज किए। अगर हम सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स को देखें तो उन्होंने पहले जो उन्होंने एस्टिमेट किया था 7% ग्रोथ, उन्होंने वही रिटेन किया है। याद रखिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको 6.8% लोअर कर दिया था, लेकिन एनएसओ ने उनके मुताबिक ये 7% ग्रोथ होगा इस साल। लेकिन Q3 अगर हम थर्ड क्वार्टर के नंबर्स देखें तो इसमें ये थोड़ा सा डिप्रेसिंग है कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो सिर्फ 4.4% होगा। बहुत सारे एस्टिमेट्स के मुताबिक 4.6% होना था, लेकिन एनएसओ के मुताबिक ये 4.4% है। अगर हम डिसएग्रीगेटेड नंबर्स देखें, मैंने डिटेल में देखें तो सबसे ज़्यादा इसमें जो डिप्रेसिंग नंबर है वो है मैन्युफैक्चरिंग माने उद्योग। यहाँ पे जो कंट्रैक्शन हुआ है थर्ड क्वार्टर में भी कंट्रैक्शन हुआ है, माने कम हुआ है, घट गया है 1.1%। लेकिन हम इसे यह कह सकते हैं कि तो पिछले क्वार्टर के मुताबिक जहाँ पे जो घटाई हुई थी वो 4.3% था, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। इस बार भी घटाई हुई है लेकिन इतना नहीं, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओवरऑल खाद्य पदार्थों में, एग्रीकल्चर में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन अगर हम अभी इसके बारे में खुश हैं तो आगे जाते वक्त अगले साल का हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तरी भारत में जो गर्मी का प्रभाव हो रहा है उस वजह से हो सकता कि अगले साल में एग्रीकल्चर में इतना अच्छा परफॉर्मेंस ना हो। एनएसओ के मुताबिक अगले साल जीडीपी ग्रोथ जो होगा 6.6% होगा। तो क्लियरली इसका ये पूरा अगर सारे आंकड़ों को मिलकर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन उसकी गति धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर हम विश्व में जो जियोपॉलिटिकल समस्याएं देखें तो हो सकता है कि एक्सपोर्ट में घटाई होगी, साथ के साथ अगर एग्रीकल्चर में भी घटाई होगी और इन्फ्लेशन की वजह से भी ग्रोथ में कुछ असर हो सकता है। तो क्लियरली वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स हम कह सकते हैं, लेकिन सर्टेनली हमारा पोजीशन इतना पेसिमिस्टिक भी नहीं है, मिक्स्ड बैग कह सकते हैं हम ओवरऑल। बढ़ते हैं आगे और अब रुख करते हैं उस खबर की ओर जिसने सभी की फिक्र बढ़ा दी है, और ये टेंशन है फरवरी महीने में पड़ रही मई जून जैसी गर्मी की। मौसम विभाग की माने तो साल 1901 के बाद पहली बार फरवरी में इतना ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। मौसम में हुए बदलाव को लेकर आईएमडी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें बताया गया कि मार्च और मई महीने के बीच हीट वेव चल सकती है, वहीं मार्च और मई में ला नीना कमजोर पड़ेगा। मौसम विभाग की अपडेट पर ज्यादा ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन। एक बार फिर से तापमान को लेकर चिंता बढ़ गई है। जिस तरह से फरवरी के महीने में रिकॉर्ड तापमान दर्ज हुए हैं, ऐसा आईएमडी ने कहा है कि फरवरी के महीने में रिकॉर्ड तापमान ये है कि देश के कई हिस्सों में 40 डिग्री के ऊपर भी टेम्परेचर सिर्फ मार्च के महीने में ही जा सकता है। तो फसल के लिहाज से एक बड़ी चिंता है रबी फसल को लेकर, खास करके गेहूँ को लेकर। इल्ड जिन गेहूँ फसलों की बुआई, जिनकी बुआई दिसंबर से जनवरी के दौरान हुई होगी, लेट सोइंग हुई होगी, उनकी फसल को लेकर, उनके इल्ड को लेकर चिंता है। हालांकि अर्ली सोइंग वालों को लेकर चिंता नहीं है, क्योंकि उसकी कटाई का वक्त अब आ रहा है, बहुत सारी फसलों के अराइवल का भी टाइम आ गया है, तो वहाँ पर चिंता नहीं है। लेकिन गेहूं की फसलें जिनकी बुआई दिसंबर जनवरी के दौरान है, उसको लेकर चिंता है। हालांकि सरसों और चना को लेकर उतनी चिंता नहीं है, लेकिन सरसों और चना में भी 4 से 6% तक के ईल्ड को लेकर नुकसान की संभावना बन रही है। लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट्स को यही लगता है कि जो मौसम में अचानक से जो गर्मी बढ़ी है, इससे फ़ायदा तो कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ फसलों को नुकसान ही ज़्यादा होने वाला है। और मार्च और मई के दौरान आईएमडी का ये भी अनुमान था कि सामान्य से ज़्यादा तापमान रह सकता है और हीट वेव काफ़ी ज़्यादा रह सकता है। वही लानीना की स्थिति धीरे धीरे यहाँ से कमज़ोर हो सकती है और अल नीनो की तरफ शिफ्ट हो सकता है। ऐसा जितने भी बड़े वेदर एजेंसी है ग्लोबल लेवल पे, उन लोगों का भी यही अनुमान है कि मार्च जून के बाद से यहाँ पर अल नीनो
एलिनो की स्थिति बन सकती है, जो ओवरऑल क्लाइमेटिक कंडीशन जो इंडिया की है उसके लिए बेहतर नहीं है। जैसा कि फरवरी में हमने देखा कि सामान्य से काफी ज्यादा तापमान रहे, मुझे नहीं लगता कि कोई मार्च में कोई स्थिति बेहतर होगी। मुझे तो अनुमान ऐसा है कि हालांकि जैसे सीजन के हिसाब से भी मार्च में जरा तापमान फरवरी से बढ़ जाते हैं, तो वो भी बढ़ोतरी होगी और उसके ऊपर जो नॉर्मल मौसम की वजह से तापमान में वृद्धि होगी वो थोड़ी चिंताजनक मार्च के महीने में भी रहेगी। मुझे तो हमारा अनुमान है कि काफी सारे क्षेत्रों में मार्च के मिड तक ही काफी सारी जगहों में 40 डिग्री के पार तापमान पहुंच जाएगा। और ऐसे क्षेत्र एक दो कोई आइसोलेटेड जगह नहीं होगी, काफी ज्यादा क्षेत्र होगा, जो कि डेफिनेटली एक चिंता का विषय बनेगा। और मार्च का महीना कोई राहत लेके आने वाला नहीं है, ऐसा स्काईमेट का अनुमान है। और उसके चलते 40 या उसके आस पार भी पारा काफी स्थानों, विशेषकर देश के मध्यवर्ती भागों में, जिसमें महाराष्ट्र की बात करूंगा मैं, उड़ीसा की बात करूंगा, और उसके साथ साथ इवन जो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र हैं, तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रहेगा, 40 डिग्री पार करेगा। और बाकी क्षेत्रों में जैसे उत्तरी क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भी काफी क्षेत्रों में बात करें तो सामान्य से तापमान 4 से 5 डिग्री अधिक रहने की संभावना रहेगी मार्च में भी। जहां तक आपने एल नीनो का कहा, तो एल नीनो देखिए शुरुआती दौर हैं जरूर। फरवरी के महीने में, अभी तो अंत है फरवरी का, कहते हैं स्प्रिंग बैरियर होता है, जिसमें कि जैसे जितनी आप इवेंट से दूर फोरकास्ट करेंगे किसी भी चीज का, उसकी रिलायबिलिटी थोड़ी कम होती है। और जैसे जैसे इवेंट के पास जाएं वो फोरकास्ट ज्यादा रिलायबिलिटी होती है, पक्की बात है। जो फोरकास्ट अप्रैल में आएगा वो तो बहुत ही ऑथेंटिक होगा, लेकिन पिछले फोरकास्ट को देखते हुए भी एल नीनो के जो फोरकास्ट हैं, फरवरी आप 2018 की फोरकास्ट देख लीजिए, प्रेडिक्शन एल नीनो की जो हुआ था, डिट्टो करीब करीब इस बार से मिल रही है। कुछ और आंकड़े जरूर आएंगे, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी की फोरकास्ट उस हिसाब से जाए तो हम ड्राउट की तरफ चले जाएंगे, पर हम अभी इस स्टेज पर इतना शोर ना करके किसी को चिंता की स्थिति में लाने का मोटिव नहीं है। लेकिन फैक्ट ये है कि जो लानीना कंडीशन पिछले 3 साल से ज्यादा चल रही थी, वो अब फेड हो रही है। बहुत जल्द, कुछ ही सप्ताह में, 2-3 में न्यूट्रल कंडीशन हो जाएंगी। मानसून के आने तक और या उससे पहले ही एल नीनो की कंडीशन बन रही है। चलिए कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट गेम चेंजर साबित हो सकता है। इंडिया यूरोप बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन भारत के लिए सबसे अहम और बड़ा मार्केट है। The EU is one of India's largest and most important trade partners. Our bilateral trade was in excess of US dollars 115 billion in the financial year 2021-22, which is the highest ever. Now we expect the India-EU FTA will be a game changer for the India-EU relationship. We look forward to a mutually beneficial, a mutually advantageous conclusion to the negotiation process within a reasonably short planned timeline. भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच समझौता कैसे गेम चेंजर बनेगा, इस पर विदेश मंत्री की बात तो आपने सुनी, लेकिन कब तक ये समझौता होगा, हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी इसका पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। देखिए, इंडिया यूरोप बिजनेस कॉन्क्लेव के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच के जो व्यापारिक संबंध हैं वो काफ़ी व्यापक हैं और काफ़ी मजबूत हैं, और आने वाले दिनों में इसमें और तेज़ी देखने को मिल सकती है। जहां तक बायलैटरल ट्रेड का सवाल है, तो इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो वित्त वर्ष 2022 में अब तक के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है और ये $150 बिलियन को पार कर गया है। जहां तक एफटीए का सवाल है, इस मसले पर विदेश मंत्री ने कहा कि इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच में एफटीए के मसले पर जो नेगोशिएशंस की प्रक्रिया हैं वो अभी चल रही हैं और ये दोनों ही देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक गेम चेंजर समझौता साबित हो सकता है। उम्मीद ये है कि जो म्यूचुअल बेनिफिट्स के, जो म्यूचुअल कोलैबोरेशंस के मसले हैं जिस पर कि अभी चर्चा चल रही है, दोनों ही देश जल्द ही अंतिम नतीजों पर पहुंचेंगे। जहां तक
बायलैटरल ट्रेड में और सुधार करने का सवाल है। इस मसले पर विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा हालात में जहां पर जियोपॉलिटिकल स्थितियों में बदलाव देखने को मिल रही है, फाइनेंसिंग के मॉडल में बदलाव देखने को मिल रही है, वैसे में ग्रीन फाइनेंसिंग जो है बायलैटरल ट्रेड में एक मजबूत कड़ी साबित हो सकती है। इसके अलावा विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत ने अपनी व्यापारिक सोच में मौजूदा हालात को देखते हुए कई तरह के बदलाव किए हैं और जो पिछले कुछ समय में एफटीए हुए हैं जिन देशों के साथ, उसके जरिए देखा जा सकता है। जाहिर तौर पर विदेश मंत्री ने यह संकेत दिया है कि भारत कई ऐसे मसले हैं जिस पर नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और जल्द ही इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो एफटीए का मसला है जिस पर चर्चा चल रही है वो अंतिम दौर में पहुंच सकता है। बढ़ते हैं आगे। बात दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। आबकारी नीति के मामले में गिरफ्तार सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने हाई कोर्ट जाने को कहा। उधर सुप्रीम कोर्ट से लगे झटके के बाद मनीष सिसोदिया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ साथ 8 महीने से जेल में बंद एक दूसरे मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है। दोनों के इस्तीफे को सीएम केजरीवाल ने मंजूर कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रियांक। कई साल तक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया ने आखिरकार अब इस्तीफा दे दिया। सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया अब 5 दिनों की सीबीआई की हिरासत में हैं, जिनसे आज पूरे दिन भी पूछताछ चली। मनीष सिसोदिया कई सालों से दिल्ली सरकार के वो मंत्री रहे हैं जिनके पास तकरीबन 18 पोर्टफोलियो थे और आखिरकार मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जो कि 8 महीनों से अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जो कि आम आदमी पार्टी सरकार के लिए एक काफी बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की जांच अधिकारियों का मानना है कि जो एक्साइज की जो पॉलिसी थी उसमें कई ज्यादा ट्वीकिंग हुई थी और जिसके बेसिस पे जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो साउथ इंडिया की जो लॉबी दिल्ली में आके बैठी हुई थी, उनके उस होटल के उस मीडिया कन्वेंशन सेंटर के जो प्रिंटिंग मशीन था, उसमें से भी उसी एक्साइज पॉलिसी की ड्राफ्ट नोट मिली है जो कि उनके पास नहीं मौजूद होनी थी। ये एक काफी ज्यादा बड़ा अहम सबूत माना जा रहा है, जिसके बिना पे अब सीबीआई आगे की जांच कर रही है। माना ये जा रहा है कि सीबीआई की तरफ से जो जांच हुई उसमें पहले ही इस पॉलिसी के आने से पहले जो 6.5% का जो टोटल बेनिफिट मुनाफा जो दिल्ली सरकार को होने वाला था वो 12.5% कर दिया गया था और इसकी जानकारी सारे के सारे जो साउथ इंडिया की लॉबी को थी। इसके एवज में दिल्ली सरकार के जो नुमाइंदे थे और जो उनके करीबी लोग थे उन्हें तकरीबन 100 करोड़ की रिश्वत दी गई। वहीं दूसरी तरफ जो ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की जो जांच है उसके आंकलन की अगर माने तो तकरीबन 2850 करोड़ की ये पूरा गमन है, जिसके लिए मनीष सिसोदिया को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। फिलहाल सीबीआई अगले 4 तारीख तक यानी 4 मार्च तक मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। हो सकता है कि उसके बाद सीबीआई और भी आगे की जांच के लिए पुलिस रिमांड मांगे। अगर पुलिस रिमांड आगे नहीं मिलती है सीबीआई को तो जाहिर सी बात है अब प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले में मनीष सिसोदिया की पुलिस रिमांड लेने की कोशिश करेगा। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों का इस्तीफा कबूल कर लिया है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये दोनों ही मंत्री विवादों से घिरे हुए थे, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को ही सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जबकि सत्येंद्र जैन तो कई महीनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। जानकारी के मुताबिक सिसोदिया के विभाग कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद को दिए जाएंगे। और आम आदमी पार्टी को आज जो झटके लगे हैं उस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने आम आदमी पार्टी को अपने निशाने पे लिया। अन्ना हजारे के महान शिष्य मनीष सिसोदिया जी को भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के नाम पर लड़ाई करते हुए देश के लिए एक नैतिक बल बनाने का दावा किया था और कौन ईमानदार है और कौन नहीं ईमानदार है, उनका शासन क्या है कि दिल्ली में शराब पीने वालों की संख्या बढ़ाओ, शराब लेने की उम्र 21 की 18 कर दो, शराब के ठेके में पॉलिसी को बदल दो और दक्षिण से उत्तर 100 करोड़ का मुनाफा ले लो।
मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है और जो भी लोग मनीष सिसोदिया से जरा सी भी हमदर्दी रख रहे हैं उन सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि वो इस बात को समझ लें कि ये सीधे के सीधे ओपन एंड शट भ्रष्टाचार का मामला है और ये बहुत बड़ा दिल्ली के अंदर शराब का लिकर का स्कैम हुआ है। इसको उस तरीके से देखना चाहिए। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये कह रहे हैं कि इनके साथ में बहुत बेइंसाफी हो रही है। क्या बेइंसाफी हो रही है इनके साथ में? और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।